आज ओटीपी में जिन 3 खबरों की हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पर है विपक्ष में लगा सेन, एफसीआरए होगा पास या फेल। क्यों ऐसा कह रहे हैं, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर पर जिस खबर की आज हम बात करेंगे वो होगी इस्तीफा देंगे क्या हेमंत सोरेन। इस वक्त झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये सवाल उठ रहे हैं। तीसरे नंबर पर बात होगी इस्लामिक नाटो भारत से लड़ेगा, आखिर कैसे, ये बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी पर आते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी 2 दिनों में एक बिल ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया। नाम है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। सरकार इसे विदेशी फंडिंग पर निगरानी और पारदर्शिता से जोड़कर देख रही है तो विपक्ष इसके कुछ प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस इसे असंवैधानिक बताकर विरोध कर रही है, वहीं अमेरिका से भी इस बिल पर सवाल उठे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि विपक्ष का हर दल इसके खिलाफ नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि ड्राफ्ट दिखाइए, देश हित में हुआ तो समर्थन करेंगे। तो आखिर एफसीआरए से खफा कौन है और खौफ किसे है? संसद के मॉनसून सत्र के अब आखिरी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन जाते जाते सरकार और विपक्ष के बीच में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। करीब 16 दिनों के हंगामे के बाद भी कई बड़े मुद्दे संसद में अटके हुए हैं। सरकार ने हंगामे के बीच कुछ बिल जरूर पारित कर लिए, लेकिन एफसीआरए और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सरकार के सामने विकल्प खुले हुए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बचे हुए दिनों में एफसीआरए और परिसीमन बिल को सदन में लाया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो सरकार एफसीआरए बिल में संशोधन करने पर भी विचार कर सकती है। यानी कि सरकार पीछे हटने के बजाय बीच का रास्ता तलाशती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष का विरोध एक जैसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस इस बिल के मौजूदा स्वरूप पर सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया। उनका आरोप है कि इसके प्रावधान एनजीओ और सामाजिक संगठनों पर नियंत्रण बढ़ा सकते हैं और खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से संचालित संस्थाओं पर इसका असर पड़ सकता है। यानी कि कांग्रेस का सवाल सिर्फ विदेशी फंडिंग की निगरानी तक सीमित नहीं है। सवाल अब यह है कि सरकार को विदेशी फंडिंग हासिल करने वाली संस्थाओं की संपत्तियों और गतिविधियों पर कितना अधिकार मिलना चाहिए। और यहीं से एफसीआरए बिल के 3 प्रावधान चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। सेक्शन 14B में एफसीआरए सर्टिफिकेट के खत्म होने की स्थिति को लेकर प्रावधान है। अगर कोई संस्था रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं करती, उसका रिन्यूअल खारिज हो जाता है या सर्टिफिकेट की अवधि खत्म हो जाती है तो उसे समाप्त माना जा सकता है। और इसके बाद आता है सेक्शन 16A। इसमें प्रावधान है कि जिस संस्था का सर्टिफिकेशन खत्म हो चुका है उसके पास मौजूद विदेशी फंड और उससे जुड़ी संपत्तियां एक निर्धारित अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आ सकती हैं। और विवाद का तीसरा बिंदु है सेक्शन 16B। ये पुराने कानून के तहत पहले से किसी अथॉरिटी के अधिकार में आ चुकी संपत्तियों पर नए नियम लागू करने की संभावना से जुड़ा है। और यही वो प्रावधान है जिनको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने भी प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि इससे चर्च और ईसाई संस्थाओं की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने इसे भारत में ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ते हुए भारत अमेरिका संबंधों पर संभावित असर की बात कही। और ये भी भारत की तरफ से पलटवार हुआ। यहाँ पर देखिए, राज्यसभा के सांसद हैं सुजीत कुमार, राइली मूर को पत्र लिखकर कहा कि उनकी चिंताएं बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं और उनकी टिप्पणी भारत की स्थिति को सही तरीके से नहीं बताती। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि भारत के कानून को भारतीय ईसाइयों की चिंता से जोड़कर देखा गया। यानी एफसीआरए का मुद्दा अब सिर्फ संसद के भीतर का विवाद नहीं, इसकी गूंज भारत अमेरिका संबंधों तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर विपक्ष के भीतर दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने सरकार को सीधे तौर पर कहा कि पहले ड्राफ्ट दिखाइए। पार्टी का ये कहना है कि अगर कानून देश हित में है तो फिर विदेशी फंडिंग के स्रोतों की निगरानी और हिसाब किताब के लिए अगर है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो समर्थन भी किया जा सकता है। यानी कि शिवसेना यूबीटी का स्टैंड ये नहीं है कि एफसीआरए का हर प्रावधान गलत है। उसका सवाल है सरकार ड्राफ्ट पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। पार्टी ने साफ कहा है कि अगर किसी एनजीओ या ट्रस्ट को विदेश से पैसा मिलता है तो सरकार को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसका आरोप है कि अगर सरकार विपक्ष को भरोसे में लिए बिना सिर्फ बहुमत के दम पर कानून पारित करना चाहती है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सवाल खड़ा करता है। यानी कि यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है, आपने ध्यान दिया हो तो। देखिए, शिवसेना यूबीटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो देश हित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर हो, अनुच्छेद 370 या राम मंदिर का मुद्दा, पार्टी के मुताबिक उसने राष्ट्रीय मुद्दों पर समर्थन दिया। तो यहाँ पर एफसीआरए पर सवाल को लेकर के पार्टी का ये कहना है कि विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर राजनीतिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
अब दूसरी तरफ सरकार के लिए भी ये मुद्दा आसान नहीं है। सरकार के पास अगर पर्याप्त संख्या बल है तो फिर सवाल उठ रहा है कि वो एफसीआरए और परिसीमन बिल को लेकर अभी तक पूरी तरह स्पष्ट क्यों नहीं हुई है। क्या सरकार विपक्ष के भीतर समर्थन तलाश रही है? क्या यहाँ डीएमके जैसे दलों के साथ किसी तरीके का गिव एंड टेक संभव है, या एफसीआरए में कुछ संशोधन करके विधेयक कम करने की कोशिश हुई है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार इसे मानसून सत्र में पारित कराएगी या फिर मामला शीतकालीन सत्र तक चला जाएगा? इस बीच परिसीमन बिल को लेकर भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एनसीपी के शरद पवार भी सभी 8 लोकसभा सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के सूखे के मुद्दे से जोड़ा गया, लेकिन इसे राजनीतिक गलियारों में इसे परिसीमन पर समर्थन जुटाने की कोशिश के रूप में भी देखा गया। और इसीलिए अब संसद में असली लड़ाई सिर्फ एफसीआरए चाहिए या नहीं चाहिए को लेकर नहीं है। असली लड़ाई है एफसीआरए किस रूप में आएगा, किन शर्तों के साथ आएगा और सरकार विपक्ष को कितना विश्वास में लेगी। कांग्रेस ये कह रही है कि बिल वापस लो। अमेरिकी सांसद सवाल उठा रहे हैं कि सुजीत कुमार ये कह रहे हैं कि भारत के कानून को गलत तरीके से पेश मत कीजिए। शिवसेना यूबीटी कह रही है कि ड्राफ्ट दिखाइए, देश हित में हुआ तो समर्थन हम कर देंगे। और सरकार ये कह रही है कि विकल्प अभी खुले हैं तो तस्वीर साफ है। एफसीआरए पर विरोध जरूर है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह एकजुट नहीं है। देखना होगा कि संसद के बचे हुए 2 दिनों में सरकार बिल को उसी रूप में आगे बढ़ाती है, संशोधन करती है, विपक्ष को साथ लेने की कोशिश करती है, या फिर एफसीआरए की पूरी कहानी अलग अब अगले सत्र के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि सवाल सिर्फ विदेशी फंडिंग का नहीं, सवाल है निगरानी नियंत्रण के बीच की रेखा आखिर कहां खिंचेगी, और यही तय करेगा कि एफसीआरए से खफा कौन और खौफ किसे है। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का गुस्सा अब सड़क पर है। 18 दिनों से जारी आंदोलन। झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बता दी। देखिए, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर लाठीचार्ज ने हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष यहां सड़क से सदन तक सरकार को घेर रहा है और 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान भी हो चुका था। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्रों की मांगे मानी जाएंगी या नहीं, सवाल इससे बड़ा है, क्या यह आंदोलन हेमंत सोरेन की कुर्सी हिला सकता है? क्या सोरेन सरकार गिर सकती है? क्या झारखंड में कोई संवैधानिक संकट भी पैदा हो सकता है इस आंदोलन की वजह से? देखिए, झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक का मामला, ओएमआर शीट में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद ये मुद्दा सिर्फ छात्र बनाम सरकार का विवाद नहीं रह गया, अब ये झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, छात्र लगभग 19 दिनों से आंदोलन यहाँ कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में कथित परीक्षा नियमितताओं की स्वतंत्र जांच शामिल तो है ही, विवादित परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराना भी है, पेपर लीक से जुड़े लोगों और अधिकारियों पर कार्रवाई और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं के लिए ट्रांसपेरेंसी कैलेंडर, यानी कि यहाँ ये सारी जो चीजें हैं वो शामिल की गई। लेकिन 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव ने पूरे विवाद को और गरमा दिया था। छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोप ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया था। 10 अगस्त को करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के बाद पुलिस ने शाम 7 बजे विधानसभा की 4 दीवारी के बाहर की सड़क को खाली करा दिया। पुलिस ने विधानसभा के गेट के सामने डटे छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान यहाँ पर कई छात्र छात्राएं सड़क पर लेट गए और हटने से इनकार भी करने लगे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया और फिर कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। विधानसभा के गेट नंबर 1 के सामने 9 दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी आंदोलनकारियों के साथ डटे थे। पुलिस उन्हें जबरन एम्बुलेंस और लाद करके ले जाते हुए दिखी। महतो 9 दिनों की भूख हड़ताल के बावजूद सोमवार को एम्बुलेंस और बाद में स्ट्रेचर के जरिए प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे थे। बाद में झारखंड में छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया, यानी कि आंदोलन अब सड़क से राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ गया। और इस बीच अभिनेता प्रकाश राज ने भी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी। अलग अलग आ रहे हैं रिएक्शंस। सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रदर्शन स्थल का कथित वीडियो साझा करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया, इसे लेकर के कड़ा बयान दिया था। वहीं झारखंड के छात्र आंदोलन में अभिनेता पीयूष मिश्रा के पहुंचने से भी बहस और यहाँ तेज हुई। उन्होंने भी लेकिन सेलिब्रिटी वर्ग की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। नसरुद्दीन शाह के पुराने बयान का संदर्भ दिया। सोशल मीडिया पर भी ये बहस चल रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के दौरान कुछ बड़े चेहरों ने प्रतिक्रिया दी थी, उसी तरीके से झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर भी सेलिब्रिटीज को बोलना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन हेमंत सोरेन की सरकार गिरा सकता है? इसका सीधा जवाब है फिलहाल तो नहीं, ऐसे समीकरण तो नहीं है।
क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सिर्फ सड़क पर चल रहे आंदोलनों से नहीं गिर जाती है। सरकार का अस्तित्व विधानसभा के अंदर के बहुमत पर निर्भर करता है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत से काफी ज्यादा संख्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, कांग्रेस के 16 और आरजेडी के 4 विधायक बताए जा रहे हैं और इसके अलावा सीपीआई एमएल यानी कि लिबरेशन के 2 विधायक भी सत्ता पक्ष के साथ हैं, यानी सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। अब मान लीजिए कि आरजेडी के चारों विधायक सरकार से समर्थन वापस भी ले ले, तब भी यहाँ जेएमएम और कांग्रेस के पास 50 विधायक बचेंगे और ये संख्या बहुमत के 41 के आंकड़े से भी 9 ज्यादा है। अगर सीपीआई एमएल के 2 विधायक भी अलग हो जाएं, तब भी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद रहेगा, यानी कि स्टेबिलिटी है सरकार पर। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर सरकार गिर कब सकती है? तो यहीं से असली रणनीतिक गणित शुरू होता है। सरकार पर वास्तविक संवैधानिक संकट भी तब बन सकता है जब सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बड़े पैमाने पर टूट हो। उदाहरण के लिए कांग्रेस के सभी 16 विधायक समर्थन वापस ले या फिर जेएमएम के भीतर बड़ी बगावत हो जाए। ऐसी स्थिति में सरकार बहुमत हो सकती है और फिर मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। समीकरण बनते नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सरकार में हिस्सेदार है, इसलिए सिर्फ छात्रों के आंदोलन के कारण उनके समर्थन वापस लेने की संभावना को फिलहाल मजबूत राजनीतिक आधार नहीं माना जा रहा है। इसका मतलब ये हालांकि बिल्कुल नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार के सामने कोई संकट नहीं है। राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट 2 अलग चीजें होती हैं। संवैधानिक रूप से सरकार सुरक्षित हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से छात्रों का आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, ये याद रखिएगा। अगर आंदोलन लंबा और चल गया, विपक्ष से लगातार मुद्दा बनाता रहा और युवाओं के बीच में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई, तो इसका असर सरकार की राजनीतिक साख पर जरूर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि युवाओं का भरोसा कैसे वापस हासिल किया जाए। सरकार ने छात्रों को जांच और न्याय का भरोसा तो दिया, लेकिन छात्र सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस लिखित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही गतिरोध आंदोलन को लंबा खींचता नजर आ रहा है। विपक्ष भी इसी मौके को भुनाने में जुटा है। बीजेपी, आजसू और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जैसे दल छात्रों के समर्थन में सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्रों को संतुष्ट करना, तो दूसरी तरफ विपक्ष को इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक संकट में बदलने से रोक देना। इसलिए फिलहाल ये कहना कि ये छात्र आंदोलन से हेमंत सोरेन सरकार गिर जाएगी, राजनीतिक और संवैधानिक गणित के हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने छात्रों की शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया, आंदोलन और बड़ा हुआ, तो फिर गठबंधन के भीतर असंतोष जरूर पैदा हुआ। आंदोलन आने वाले समय में सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक चुनौती लेकर आ सकती है। यानी फिलहाल हेमंत सोरेन की कुर्सी संख्या बल से सुरक्षित है, लेकिन युवाओं का गुस्सा राजनीतिक रूप से बेहद खतरनाक संकेत दे रहा है। सवाल अब भी यहाँ ये नहीं है कि सरकार आज गिरेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन समय रहते छात्रों का भरोसा जीत पाएंगे। एक तरफ मक्का में 3 मुस्लिम देशों ने ऐसा रक्षा समझौता किया जिसकी तुलना नाटो के आर्टिकल 5 से की जा रही है, और दूसरी तरफ इसी गठजोड़ के भीतर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो इसकी पूरी ताकत पर शक पैदा कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, 3 देश, 3 अलग अलग हित और 3 अलग अलग रणनीतिक मजबूरियां। पाकिस्तान के पास परमाणु ताकत, सऊदी अरब के पास पैसा और तुर्की के पास आधुनिक रक्षा तकनीक है। लेकिन सवाल अब यहाँ ये कि क्या ये तीनों संकट की घड़ी में एक साथ खड़े होंगे, और अगर भारत से टकराव हुआ तो फिर क्या ये गठजोड़ सच में भारत के खिलाफ एकजुट होकर के युद्ध लड़ेगा। देखिए, मक्का में 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक हलकों में इसे इस्लामिक नाटो कहा जाने लगा। यहाँ समझौते की सबसे अहम बात ये बताई गई कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला मान लिया जाएगा। सुनने में ये बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा आप सबको लग रहा होगा, लेकिन असली कहानी कागज पर लिखे इस दावे से कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि नाटो और इस नए समझौते में एक बड़ा अंतर है। नाटो के पास दशकों से विकसित सैन्य ढांचा है, साझा कमांड सिस्टम और सामूहिक रक्षा की संस्थागत व्यवस्था है, और इसके उलट मक्का समझौते में अभी तक कोई साझा रक्षा बजट, केंद्रीकृत सैन्य कमांड या संयुक्त ऑपरेशन का स्पष्ट ढांचा सामने नहीं आया। यानी हमला होने की स्थिति में कौन कितनी सैन्य मदद करेगा, किस स्तर पर करेगा और किस तरीके से करेगा, इन सवालों का जवाब बिल्कुल साफ नहीं है यहाँ पर। और यहीं से इस पूरे गठजोड़ का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। तुर्की के विदेश मंत्री हैं हाकान फिदान, जिन्होंने समझौते को नाटो के आर्टिकल 5 जैसा बता दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि हमले की स्थिति में मदद का स्वरूप, स्तर और तरीका
आपसी सलाह मशवरे से तय होगा, यानी कि प्रतिक्रिया पहले से तय नहीं है। संकट आने के बाद तीनों देशों को बैठ करके फैसला करना होगा कि कौन क्या करेगा, और यही वजह है कि इसे एक पूरी तरीके से एकीकृत सैन्य गठबंधन मानना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत इसे नजरअंदाज कर सकता है। कैसे, बताते हैं आपको। देखिए, इन तीनों देशों की ताकत अलग अलग, और यही इस गठजोड़ को यहाँ दिलचस्प बनाती नजर आ रही है। सऊदी अरब के पास सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। रक्षा खरीद, सैन्य बुनियादी ढांचे और बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। उसका सालाना जो रक्षा खर्च करीब 70 से 80 अरब डॉलर के बीच बताया गया, और इसीलिए अगर इस गठजोड़ में कोई आर्थिक स्तंभ बन सकता है तो वो सऊदी अरब है। अब दूसरी तरफ टर्की के पास तेजी से विकसित हो रहा रक्षा उद्योग है। ड्रोन, मिसाइल, नौसैनिक जहाज, बख्तरबंद वाहन और दूसरे सैन्य उपकरणों के निर्माण में उसने अपनी क्षमता बढ़ाई है। और यहाँ ड्रोन तुर्की की रक्षा तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं, आपको पता है। इसीलिए तकनीकी और औद्योगिक क्षमता के लिहाज से तुर्की इस साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। और फिर आता है पाकिस्तान। 3 देशों में पाकिस्तान अकेला परमाणु हथियार रखने वाला देश है। ध्यान देने वाली बात है, और यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। उसके पास बड़ी सैन्य क्षमता और लंबे समय का सैन्य अनुभव भी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, पाकिस्तान के परमाणु हथियार पाकिस्तान के राष्ट्रीय नियंत्रण में ही हैं। इस समझौते का मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब या तुर्की को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कोई स्वतः नियंत्रण मिल गया है। यानी कि तीनों देशों की ताकत को अगर एक लाइन में समझे हम मिला के, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि सऊदी अरब के पास पैसा, तुर्की के पास रक्षा तकनीक और पाकिस्तान के पास परमाणु प्रतिरोध है। अब सवाल भारत का इसमें कि क्या ये गठजोड़ भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि कल सुबह पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की संयुक्त सेना भारत से युद्ध करने निकल पड़ेगी अगर समीकरण बने। ऐसी तस्वीर फिलहाल वास्तविकता से काफी दूर है। असली चुनौती है रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर। पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल कश्मीर जैसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए कर सकता है, और खास करके सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके वो यहाँ रियाद को ज्यादा सक्रिय भूमिका लेने के लिए प्रस्तावित करने की कोशिश भी कर सकता है। कैसे प्रभाव यहाँ डाला जाए, सबसे बड़ा पेच खुद इस गठजोड़ के अंदर है। सऊदी अरब लंबे समय से अपनी सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका पर निर्भर रहा, और उसके हथियारों का बड़ा हिस्सा अभी भी आपको याद होगा कि अमेरिका से आता है। तुर्की नाटो का सदस्य है। पाकिस्तान की अपनी रक्षा और आर्थिक जरूरतों में बाहरी सहयोग की अहम भूमिका रही। ऐसे में अगर इन तीनों को वास्तव में एक स्वतंत्र और सैन्य शक्ति बनना है तो सवाल उठेगा, हथियार कौन देगा, पैसा कौन देगा, कमांड कौन करेगा, और युद्ध की स्थिति में अंतिम फैसला लेगा कौन? इतिहास में ऐसे गठजोड़ों को लेकर के ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, ये हमने देखा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसका उदाहरण है। 2017 में सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी कर दी थी। यानी जो देश एक ही क्षेत्रीय मंच पर थे उनके अपने हित टकरा गए, और इसी तरीके से ओआईसी जैसे बड़े मुस्लिम मंच पर कई गंभीर संकटों में सामूहिक सैन्य कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाई। इससे बात ये साफ होती है कि साझा पहचान और साझा सैन्य रणनीति 2 अलग चीजें होती हैं। अब अगर सैन्य क्षमता की तुलना करें तो फिर तस्वीर और दिलचस्प होती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 14.3 लाख सक्रिय सैनिक, लगभग 476 लड़ाकू विमान, करीब 4000 टैंक और 190 लगभग परमाणु हथियार, 18 पनडुब्बियां और 2 विमान वाहक पोत बताए गए। वहीं पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब को मिलाकर के करीब 13.8 लाख सक्रिय सैनिक है, लगभग 900 लड़ाकू विमान और करीब 5800 टैंक बताए गए। तीनों देशों की संयुक्त रक्षा क्षमता करीब 120 अरब डॉलर और भारत का रक्षा बजट करीब 86 अरब डॉलर बताया गया। लेकिन सिर्फ आंकड़े युद्ध का फैसला नहीं करते। तीनों देशों की सेना को एक साथ जोड़ देना और उसे एक संयुक्त सैन्य शक्ति मान लेना आसान है, लेकिन वास्तविक युद्ध में कमांड, लॉजिस्टिक्स, भौगोलिक दूरी, इंटेलिजेंस, यहाँ इंटर ऑपरेटिबिलिटी और राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्णायक होती है। और यही भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारत को इस गठजोड़ से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे हल्के में भी लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। भारत को खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखने होंगे, तुर्की के साथ संवाद बनाए रखना होगा और अपनी रक्षा क्षमताओं, खासकर एयर डिफेंस, नौसेना, सीमा सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर लगातार निवेश करते रहना होगा। और सबसे अहम बात है, इस्लामिक नाटो अभी नाटो नहीं है, ये एक उभरता हुआ रक्षा सहयोग है जिसकी असली ताकत का पता तभी चलेगा जब कोई वास्तविक संकट सामने आ जाए। अगर संकट के समय तीनों देश एक कमांड, एक रणनीति और एक सैन्य प्रतिक्रिया के साथ खड़े होते हैं, तभी ये गठजोड़ वास्तव में बड़ी ताकत बनेगा। वरना इतिहास की तरह ये भी एक ऐसा समझौता बन सकता है जिसमें कागज पर 3 देश साथ हो, लेकिन जमीन पर हर देश पहले अपने हित के बारे में सोचे। और भारत के लिए असली चुनौती भी यही है, गठजोड़ की घोषणा नहीं बल्कि उसके भीतर पैदा होने वाली संभावित सैन्य और कूटनीतिक ताकत।
है।